भारत में रामसर स्थलों के बारे में ए से जेड तक की सभी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। पूरा वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रामसर स्थल इतिहास और रामसर सम्मेलन के बारे में है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिस पर 2 फरवरी 1971 को ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आई थी, लेकिन भारत ने इस पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए और इसमें शामिल हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में आर्द्र भूमियों के नुकसान को रोकना और पारिस्थितिकी तंत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सुनिश्चित करना है। प्रतिवर्ष 2 फरवरी को इसी संधि की याद में विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। ये रामसर स्थल घोषित करने के 9 मानक के बारे में हैं। मानक 1, यदि किसी आर्द्र भूमि में दुर्लभ या अद्वितीय प्रकार का प्राकृतिक आर्द्र भूमि का उदाहरण मौजूद हो जो उस जैव भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो। मानक 2, यदि वह स्थल विलुप्तप्राय, संकटग्रस्त या गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों या खतरे में पड़े पारिस्थितिक समुदायों का समर्थन करता है। मानक 3, यदि वह स्थल किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र की जैविक विविधता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधों या पशु प्रजातियों की आबादी का समर्थन करता है। मानक 4, यदि वह स्थल किसी पौधे या पशु प्रजाति के जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में सहायता करता है या प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें शरण देता है। मानक 5, यदि वह स्थल नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जल पक्षियों को आश्रय देता है। मानक 6, यदि वह स्थल किसी एक जल पक्षी प्रजाति या उपप्रजाति की कुल आबादी के 1% या उससे अधिक हिस्से को नियमित रूप से आश्रय देता है। मानक 7, यदि वह स्थल स्वदेशी मछली प्रजातियों या कुलों के एक महत्वपूर्ण अनुपात का समर्थन करता है, जो आर्द्र भूमि के लाभों और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक 8, यदि वह स्थल मछलियों के लिए भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है, या उनके अंडे देने का मैदान है, या उनके विकास पथ का हिस्सा है जिस पर मछलियों की आबादी निर्भर करती है। मानक 9, यदि वह स्थल नियमित रूप से गैर पक्षी पशु प्रजातियों या उपप्रजातियों की आबादी के 1% हिस्से का समर्थन करता है। ये चिल्का झील ओडिशा के बारे में है। इसे 1981 में भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा मिला था और यह दया नदी के मुहाने पर स्थित एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून है। यह झील मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल होने वाली और फिर संरक्षण प्रयासों के बाद उससे बाहर निकलने वाली 2002 में एशिया की पहली साइट है। यहाँ नलबाना पक्षी अभयारण्य स्थित है और यह झील लुप्तप्राय इरावदी डॉल्फिन का भारत में सबसे प्रमुख आवास है। सर्दियों में यहाँ उत्तरी यूरेशिया और कैस्पियन क्षेत्र से लाखों प्रवासी पक्षी आते हैं, जो इसे जैव विविधता का केंद्र बनाते हैं। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के बारे में है। इसे भी 1981 में चिल्का के साथ ही रामसर स्थल घोषित किया गया था और यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक मानव निर्मित वेटलैंड है। यह उद्यान गंभीर रूप से लुप्तप्राय साइबेरियन क्रेन का एकमात्र ज्ञात शीतकालीन प्रवास स्थल था, हालांकि अब वे यहाँ कम दिखाई देते हैं। पानी की कमी और चरागाह के अनियंत्रित उपयोग के कारण इसे 1990 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाला गया था, जहां यह अभी भी बना हुआ है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और इसे गंभीरी और बाणगंगा नदियों से पानी प्राप्त होता है। ये लोकतक झील मणिपुर के बारे में है। इसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था और यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील अपने तैरते हुए वनस्पति द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमड़ी कहा जाता है। यहाँ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ स्थित है, जो संकटग्रस्त संगाई हिरण का अंतिम प्राकृतिक घर है। जलविद्युत परियोजनाओं के कारण पारिस्थितिक तंत्र पर खतरे को देखते हुए इसे 1993 में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। ये वुलर झील जम्मू और कश्मीर के बारे में है। वर्ष 1990 में रामसर सूची में शामिल यह झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसका निर्माण विवर्तनिक TCTONIC गतिविधियों से हुआ है और झेलम नदी इसके मुख्य जल स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह झील बाढ़ के पानी को सोखने और सर्दियों में जल स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके मुहाने पर स्थित तुलबुल नेविगेशन परियोजना भारत
और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के तहत एक विवादित मुद्दा रही है। ये हरिके झील पंजाब के बारे में है। इसे 1990 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था और यह ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमियों में से एक है और यहीं से राजस्थान को पानी देने वाली इंदिरा गांधी नहर निकलती है। यह स्थल सिंधु डॉल्फिन का एक महत्वपूर्ण आवास है, जिसे हाल ही में पंजाब का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया था। सर्दियों में यहाँ 20,000 से अधिक बतखें और अन्य जलपक्षी प्रवास के लिए आते हैं। ये सांभर झील राजस्थान के बारे में है। इसे 1990 में रामसर साइट बनाया गया था और यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय आइनलैंडी खारे पानी की झील है। यह झील राजहंस एफिलेमाइंजियोएस के लिए एक प्रमुख शीतकालीन प्रवास क्षेत्र है, जो यहाँ के क्षारीय पानी में उगने वाले शैवाल को खाते हैं। यह झील चारों ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है और भारत के नमक उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। वर्ष 2019 में यहाँ एवियन बोटुलिज्म बीमारी के कारण हजारों पक्षियों की मृत्यु हुई थी, जो एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती थी। ये कंजली झील पंजाब के बारे में है। इसे वर्ष 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था और यह कपूरथला जिले में बेन नदी के LIBIN पर बना एक मानव निर्मित वेटलैंड है। इस नदी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है क्योंकि यह सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के ज्ञान प्राप्ति से जुड़ी हुई है। यह झील जलकुंभी WATRHYSCINTH के अत्यधिक प्रसार की समस्या से जूझ रही है, जिससे पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यह पंजाब की सिंचाई प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करती है। ये रोपड़ झील पंजाब के बारे में है। इसे भी 2002 में रामसर सूची में जोड़ा गया था और यह सतलज नदी पर बने बैराज के कारण निर्मित एक झील है। ऐतिहासिक रूप से यह वही स्थान है जहां 1831 में महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था। यह झील स्मूथ कोटेड ओटर SMOTHCOATED OTTR और कछुओं की कई प्रजातियों का घर है। यह शिवालिक की पहाड़ियों के तलहटी में स्थित है और राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम के तहत भी संरक्षित है। ये अष्टमुड़ी झील केरल के बारे में है। केरल के कोल्लम जिले में स्थित इस झील को 2002 में रामसर साइट का दर्जा मिला था। इसका नाम इसके 8 आकारी IGTBRNCHES या भुजाओं के कारण पड़ा है, जो इसे एक हथेली जैसा आकार देते हैं। यह झील कल्लादा नदी के मुहाने पर स्थित है और यह केरल के प्रसिद्ध बैकवाटर पर्यटन का प्रवेश द्वार मानी जाती है। यह समुद्री मछलियों और करेमीन के RIMEN जैसी प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण नर्सरी ग्राउंड है। ये सास्थमकोटा झील केरल के बारे में है। इसे 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था और यह केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील को झीलों की रानी कहा जाता है और यह कोल्लम जिले के लाखों लोगों के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत है। यहाँ किसी भी प्रकार की सामान्य नाव का उपयोग प्रतिबंधित है ताकि पानी की शुद्धता बनी रहे, जो कावाबोरस नामक लार्वा द्वारा साफ किया जाता है। इसके तट पर प्राचीन शास्ता मंदिर स्थित है, जिसके कारण इसका धार्मिक महत्व भी है। ये वेम्बनाड वेटलैंड केरल के बारे में है। वर्ष 2002 में शामिल यह भारत का सबसे लंबा वेटलैंड सिस्टम है और केरल का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यह झील अपनी प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस वल्लमक्ली के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। इसके नीचे का कुटनाड़ क्षेत्र समुद्र तल से नीचे खेती BLOWSELEVLFARMING करने के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। यह झील कुमारकोम पक्षी अभयारण्य का भी हिस्सा है, जहां बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। ये कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के बारे में है। इसे 2002 में रामसर साइट बनाया गया था और यह गोदावरी और कृष्णा नदी डेल्टा के बीच स्थित एक बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील ग्रे पेलिकन SPUTBILLEDPLICN के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है और यहाँ अटापाका पक्षी अभयारण्य स्थित है। यह झील सीधे समुद्र से नहीं जुड़ी है, लेकिन बाढ़ के समय इसका पानी समुद्र में जाता है, जिससे यह एक प्राकृतिक बाढ़ नियंत्रक है। यहाँ अवैध मछली पालन और अतिक्रमण के कारण झील का क्षेत्रफल काफी कम हो गया है, जिसे ऑपरेशन कोलेरू के तहत हटाने का प्रयास किया गया था। ये दीपोर बील असम के बारे में है।
गुवाहाटी शहर के पास स्थित इस झील को 2002 में रामसर स्थल का दर्जा मिला और यह ब्रह्मपुत्र नदी का एक पुराना चैनल है। यह एकमात्र ऐसा प्रमुख स्टॉर्म वाटर स्टोरेज बेसिन है जो गुवाहाटी शहर के बाढ़ के पानी को नियंत्रित करता है। यह एशियाई हाथियों के लिए एक नियमित गलियारा है जो रानी और करभंगा रिजर्व फॉरेस्ट से यहाँ पानी पीने आते हैं। शहर के कचरे को पास में डंप किए जाने के कारण यह वेटलैंड गंभीर प्रदूषण और अतिक्रमण के संकट का सामना कर रहा है। ये पूंग बांध झील हिमाचल प्रदेश के बारे में है। इसे 2002 में रामसर सूची में शामिल किया गया था और इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह ब्यास नदी पर कांगड़ा जिले में बनाया गया एक मानव निर्मित जलाशय है जो बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। यह झील बारहेडेड गीज BRHEADDGSE के लिए भारत के सबसे महत्वपूर्ण शीतकालीन प्रवास स्थलों में से एक है। यहाँ जल क्रीड़ा केंद्र WATRSPORTSCNTRE भी स्थित है जो पर्यटन को बढ़ावा देता है। ये त्सो मोरिरी लद्दाख के बारे में है। लद्दाख के चांगथांग पठार पर स्थित इस उच्च ऊंचाई वाली झील को 2002 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहां ब्लैक नेक्ड क्रेन BLAC के NECRNE प्रजनन करते हैं। यह एक एंडोर्हिक ENDORHEIC झील है जिसका अर्थ है कि इसका पानी बाहर नहीं बहता और यह केवल वाष्पीकरण से कम होता है। यह झील कोरजोक मठ के पास स्थित है और इसे स्थानीय समुदाय द्वारा पवित्र माना जाता है। ये भितरकनिका मैंग्रोव ओडिशा के बारे में है। इसे 2002 में रामसर साइट का दर्जा मिला और यह ब्राह्मणी और बैतरणी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है और यहाँ लवणीय जल के मगरमच्छों SLT BLUETRCROCODILES की सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। इसके पास ही गहिरमाथा बीच है जो ओलिव रिडले कछुओं के सामूहिक घोंसले बनाने ARRIBDA के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र चक्रवातों के प्रभाव को कम करने में एक प्राकृतिक बाधा NATURALBRRIR के रूप में कार्य करता है। ये पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल के बारे में है। इसे 2002 में रामसर सूची में शामिल किया गया और यह कोलकाता शहर के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा वेटलैंड है जहां महानगर के सीवेज गंदे पानी का उपचार प्राकृतिक धूप और ऑक्सीजन द्वारा मछली पालन के माध्यम से किया जाता है। इसे विवेकपूर्ण उपयोग WISE का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है क्योंकि यह शहर के लिए मुफ्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम करता है। यह क्षेत्र कोलकाता शहर के लिए एक किडनी और फेफड़े दोनों की तरह काम करता है जो कचरे को साफ करता है और ऑक्सीजन देता है। ये भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश के बारे में है। भोपाल शहर में स्थित इस वेटलैंड को 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था और इसमें बड़ा तालाब और छोटा तालाब दोनों शामिल हैं। बड़े तालाब का निर्माण 11वीं सदी में परमार राजा भोज ने कोलास नदी पर बांध बनाकर करवाया था। यह पूरी तरह से मानव निर्मित झील है जो भोपाल शहर की लगभग 40% आबादी को पीने का पानी उपलब्ध कराती है। यहाँ सारस क्रेन SARUSCRNE भारत का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी अक्सर देखा जाता है और यह जैव विविधता से समृद्ध है। ये पॉइंट कैलिमेरे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सैंक्चुअरी तमिलनाडु के बारे में है। इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया था और यह तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में कोरोमंडल कोस्ट पर स्थित है। यह एक अनूठा क्षेत्र है जहां उथले पानी, मैंग्रोव और उष्णकटिबंधीय सूखे सदाबहार जंगल ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट एक साथ पाए जाते हैं। यहाँ ब्लैक बक काला हिरण की एक विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है जिसे संरक्षित करने के लिए ही इसे सैंक्चुअरी बनाया गया था। सर्दियों में यहाँ साइबेरिया से ग्रेटर फ्लेमिंगो और स्पूनबिल जैसे हजारों पक्षी भोजन की तलाश में आते हैं। ये चंदेरताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के बारे में है। इसे वर्ष 2005 में रामसर साइट का दर्जा मिला और यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में एक हाई एल्टीट्यूड अधिक ऊंचाई वाली झील है। इसे चंद्रमा की झील मून लेक भी कहा जाता है और यह चिनाब नदी की एक प्रमुख सहायक नदी चंद्रा नदी का उद्गम स्थल है। यह झील स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ और हिमालयन आइबेक्स जैसे दुर्लभ जानवरों के लिए एक महत्वपूर्ण हैबिटेट है। UPSC के लिए यह याद रखना जरूरी है कि यह भारत के उन चुनिंदा वेटलैंड्स में से है जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये होकेरा वेटलैंड जम्मू और कश्मीर के बारे में है।
श्रीनगर के पास स्थित इस वेटलैंड को 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया था और यह झेलम नदी के बेसिन में स्थित एक प्राकृतिक बारहमासी पेरेनियल झील है। यह कश्मीर घाटी का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां अभी भी बड़े पैमाने पर नरकुल रीड बेड्स पाए जाते हैं जो पक्षियों को छिपने की जगह देते हैं। यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के रास्ते में पड़ने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां लार्ज एग्रेट और टफ्टेड डक जैसे पक्षी रुकते हैं। यहाँ पानी की गहराई कम होने और अतिक्रमण के कारण इसका इकोसिस्टम खतरे में है, जिसे बचाने के प्रयास चल रहे हैं। यह रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के बारे में है। इसे 2005 में रामसर साइट बनाया गया और क्षेत्रफल के हिसाब से 0.2 वर्ग किमी यह भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। यह एक प्राकृतिक वेटलैंड है जिसमें मीठे पानी के झरने और भूमिगत कास्ट फॉर्मेशन चूना पत्थर की संरचनाएं मौजूद हैं। इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका नाम भगवान परशुराम की माता रेणुका के नाम पर रखा गया है और पास में ही परशुराम ताल भी है। यह पश्चिमी हिमालय की जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है और यहाँ महाशीर मछली की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये रुद्रसागर झील त्रिपुरा के बारे में है। त्रिपुरा की इस महत्वपूर्ण झील को 2005 में रामसर सूची में जोड़ा गया था और यह गोमती नदी की 3 धाराओं के संगम पर स्थित है। इस झील के बीचों बीच प्रसिद्ध नीहमहल पैलेस बना हुआ है जिसे पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र वाटर पैलेस कहा जाता है। यह झील गंभीर रूप से सिल्टेशन का जमा होना और जलकुंभी के फैलाव की समस्या से जूझ रही है जिससे इसका आकार घट रहा है। यहाँ पाई जाने वाली 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल कछुआ एक लुप्तप्राय प्रजाति है जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है। ये सुरनसमानसर झीलें जम्मू और कश्मीर के बारे में हैं। जम्मू क्षेत्र में स्थित इन जुड़वा झीलों को 2005 में संयुक्त रूप से रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इन झीलों का निर्माण महाभारत काल में अर्जुन द्वारा चलाए गए तीर से हुआ था, इसलिए इनका सांस्कृतिक महत्व भी है। ये झीलें कच्छुगा और इंडियन फ्लैग शेल जैसे कछुओं की कई प्रजातियों का घर हैं और यहाँ वन्यजीव अभयारण्य भी है। इन दोनों झीलों के बीच की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है, लेकिन इन्हें पारिस्थितिक रूप से एक ही इकाई माना जाता है। ये अपर गंगा रिवर ब्रज घाट से नरोरा तक उत्तर प्रदेश के बारे में है। गंगा नदी के इस विशेष हिस्से को 2005 में रामसर साइट घोषित किया गया था जो उत्तर प्रदेश में ब्रज घाट से नरोरा बैराज तक फैला है। यह क्षेत्र गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यहाँ मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं जिन्हें हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के तहत सुरक्षा मिली हुई है। नरोरा के पास परमाणु ऊर्जा संयंत्र होने के बावजूद यह क्षेत्र जैव विविधता से समृद्ध है और प्रदूषण को कम करने में रिवर प्यूरिफिकेशन का काम करता है। ये नल सरोवर बर्ड सैंक्चुअरी गुजरात के बारे में है। इसे वर्ष 2012 में रामसर साइट बनाया गया और यह गुजरात का सबसे बड़ा प्राकृतिक मीठे पानी का वेटलैंड है जो थार रेगिस्तान के मुहाने पर है। यह लुप्तप्राय इंडियन वाइल्ड एस जंगली गधा के निवास स्थान लिटिल रन ऑफ कच्छ के पास स्थित है जो इसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील बनाता है। मानसून के बाद यहाँ पानी का स्तर कम होने पर हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो और पेलिकन पक्षी यहाँ घोंसले बनाने आते हैं। यहाँ की स्थानीय पठार जनजाति के लोग पर्यटकों को नाव की सवारी कराते हैं जो इको टूरिज्म और आजीविका का एक अच्छा उदाहरण है। ये सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल के बारे में है। इसे 30 जनवरी 2019 को रामसर साइट का दर्जा मिला और यह क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सन्निहित कंटीग्यूअस मैंग्रोव वन है। यह एकमात्र ऐसा मैंग्रोव जंगल है जहां बाघ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं और उन्होंने यहाँ के खारे पानी में तैरना सीख लिया है। यह ग्लोबल वार्मिंग और समुद्र के जलस्तर बढ़ने के खतरे का सामना कर रहा है जिससे इसकी जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है। ये नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र के बारे में है। इसे 2019 में घोषित किया गया था और यह महाराष्ट्र राज्य का पहला रामसर स्थल है। इसे अक्सर महाराष्ट्र का भरतपुर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पक्षियों की विविधता और जनसंख्या बहुत अधिक है। यह गोदावरी और कादवा नदियों के संगम पर स्थित एक मानव
निर्मित जलाशय है जहां 24 से अधिक प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं। यहाँ लेपर्ड, तेंदुआ और जंगल कैट जैसे स्तनधारी जीव भी वेटलैंड के किनारे के जंगलों में देखे जाते हैं। ये केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब के बारे में है। इसे 2019 में रामसर सूची में शामिल किया गया और यह भारत का पहला कम्युनिटी रिजर्व वेटलैंड है जिसे यह दर्जा मिला। यह गुरदासपुर जिले में स्थित है और यह एक प्राकृतिक दलदल मार्श है जिसे पहले मछली पालन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह कॉमन पोचार्ड और स्पॉटेड ओवलिट जैसे पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण हैबिटेट है। इसका प्रबंधन स्थानीय ग्राम पंचायत और वन विभाग मिलकर करते हैं, जो सामुदायिक संरक्षण का बेहतरीन मॉडल है। ये ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब के बारे में है। इसे 2019 में रामसर साइट बनाया गया और यह ब्यास नदी का 185 किलोमीटर लंबा हिस्सा है जो मुख्य रूप से डोलीवाल से हरीके तक फैला है। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां इंडस रिवर डॉल्फिन की एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण आबादी फिर से पाई गई है। यहां घड़ियालों को दोबारा बसाने री इंट्रोडक्शन का एक सफल कार्यक्रम भी चलाया गया है। यह नदी अपनी प्राकृतिक अवस्था में बहती है और इसमें कई छोटे छोटे द्वीप आइलैंड्स हैं जो पक्षियों को सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करते हैं। ये नांगल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी पंजाब के बारे में है। इसे 2019 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया और यह भाखड़ा नांगल परियोजना के पास शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है लेकिन साथ ही संवेदनशील जलीय जीवों का घर भी है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि 1954 में यहाँ भारतीय और चीनी प्रधानमंत्रियों ने पंचशील समझौते के सिद्धांतों को औपचारिक रूप दिया था। यहाँ इंडियन पेंगोलिन और सांभर जैसे जानवर भी पानी पीने आते हैं। ये नवाबगंज बर्ड सैंक्चुअरी उत्तर प्रदेश के बारे में है। इसे 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया और यह उन्नाव जिले में स्थित है। अब इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य है। यह एक उथली झील है जो मानसूनी बारिश से भरती है और गर्मियों में अक्सर सूख जाती है, फिर भी यह जैव विविधता से भरपूर है। यहाँ ब्रांच विंड जैकाना कमल के पत्तों पर चलने वाला पक्षी और पर्पल मूरहिन बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। हिरण पार्क और वॉच टावर होने के कारण यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को सहारा देता है। ये पार्वती अर्गा बर्ड सैंक्चुअरी उत्तर प्रदेश के बारे में है। गोंडा जिले में स्थित इस सैंक्चुअरी को 2019 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। यह 2 ऑक्सबो झीलों गुखुर झील पार्वती और अर्गा से मिलकर बना है जो सरयू नदी के मार्ग बदलने से बनी थी। यह एक स्थायी मीठे पानी का वातावरण प्रदान करता है जो कई प्रकार के स्थानिक और प्रवासी पक्षियों के लिए जीवन रेखा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध माता पार्वती से है, इसलिए स्थानीय लोग इसका संरक्षण धार्मिक भावना से भी करते हैं। ये समान बर्ड सैंक्चुअरी उत्तर प्रदेश के बारे में है। मैनपुरी जिले में स्थित इस वेटलैंड को 2019 में रामसर साइट का दर्जा मिला। यह एक मौसमी सीजनल ऑक्सबो झील है जो गंगा के बाढ़ के मैदानों फ्लडप्लेन्स में स्थित है। यह विशेष रूप से सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है और यहाँ उनकी आबादी काफ़ी अच्छी है। यहाँ खेती के लिए पानी का अत्यधिक दोहन एक बड़ी चुनौती है जिससे वेटलैंड के सूखने का खतरा बना रहता है। ये समसपर बर्ड सैंक्चुअरी उत्तर प्रदेश के बारे में है। रायबरेली जिले के सलोन में स्थित इस साइट को 2019 में रामसर सूची में जोड़ा गया। यह 6 आपस में जुड़ी हुई झीलों का एक समूह है जो भारी बारिश के दौरान एक विशाल वेटलैंड का रूप ले लेती हैं। यहाँ इजिप्शियन वल्चर गिद्ध की प्रजाति पाई जाती है जो अब दुनिया भर में दुर्लभ होती जा रही है। स्थानीय मछुआरे इस झील पर निर्भर हैं, लेकिन अत्यधिक मछली पकड़ने से पक्षियों के भोजन पर असर पड़ रहा है। ये सांडी बर्ड सैंक्चुअरी उत्तर प्रदेश के बारे में है। हरदोई जिले में स्थित इस वेटलैंड को 2019 में रामसर साइट घोषित किया गया, जिसे पहले दहर झील के नाम से जाना जाता था। यह गर्रा नदी का एक हिस्सा है और इसे 2012 में सूखे के दौरान बचाने के लिए शारदा नहर से पानी दिया गया था। यह इंडो गैंजेटिक मैदानों का एक विशिष्ट वेटलैंड है जहां जलीय वनस्पति एक्वाटिक वेजिटेशन बहुत घनी है। यहाँ प्रवासी पक्षियों की गणना बर्ड सेंसस में अक्सर 40,000 से अधिक पक्षी गिने जाते हैं। ये सरसी नावर झील उत्तर प्रदेश के बारे में है।
इटावा जिले में स्थित इस छोटी लेकिन महत्वपूर्ण झील को 2019 में रामसर साइट का दर्जा मिला। यह सारस क्रेन का एक और प्रमुख निवास स्थान है जहां वे जोड़े में देखे जा सकते हैं और घोंसले बनाते हैं। यह वेटलैंड मानव बस्ती और खेती की जमीन के बिल्कुल बीच में स्थित है, जो को एक्जिस्टेंस सह अस्तित्व का उदाहरण है। यहाँ व्हाइट रम्पर वल्चर सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध भी देखा गया है, जो एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति है। ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड के बारे में है। इसे 2020 में रामसर साइट की सूची में जोड़ा गया और यह उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है। यह यमुना नदी और आसन नदी के संगम पर स्थित एक बैराज है जो देहरादून जिले में आता है। इसे पक्षियों के लिए एक 5 स्टार होटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ रूडी शेल्डक सुरखात जैसे प्रवासी पक्षी भारी संख्या में आते हैं। यूपीएससी के लिए यह फैक्ट महत्वपूर्ण है कि यह वेटलैंड 2 अलग अलग नदी प्रणालियों के मिलन बिंदु पर स्थित है, जो इसे विशेष बनाता है। ये काबरताल वेटलैंड बिहार के बारे में है। इसे अक्टूबर 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला और यह बिहार राज्य का पहला रामसर स्थल है जिसे स्थानीय लोग कांवर झील कहते हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील गोखुर झील है जो गंडक नदी के मार्ग बदलने से बनी थी। यह बेगूसराय जिले में स्थित है और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है। यहाँ व्हाइट बैक्ड वल्चर सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध और लॉन्ग बिल्ड वल्चर जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां भी देखी गई हैं। ये लोनार झील महाराष्ट्र के बारे में है। इसे नवंबर 2020 में रामसर सूची में जोड़ा गया और यह महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध क्रेटर झील है। इसका निर्माण लगभग 50,000 साल पहले पृथ्वी से एक विशाल उल्कापिंड मीटियोराइट के टकराने से हुआ था, इसलिए यह एक जियो हेरिटेज साइट भी है। हाल ही में इसका पानी गुलाबी रंग पिंक कलर का हो गया था, जो हेलोआर्किया नामक विशेष रोगाणुओं की उपस्थिति के कारण था। यह यूपीएससी का एक चर्चित प्रश्न था। यह बेसाल्ट चट्टानों में बनी दुनिया की एकमात्र अत्यधिक खारे और क्षारीय एल्कलाइन पानी वाली झील है। ये सुर सरोवर उत्तर प्रदेश के बारे में है। आगरा जिले में स्थित इस झील को नवंबर 2020 में रामसर साइट घोषित किया गया, जिसे आमतौर पर केठम झील के नाम से जाना जाता है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है जो यमुना नदी के पास स्थित है और इसे मूल रूप से गर्मियों में आगरा शहर को पानी देने के लिए बनाया गया था। इसके परिसर में स्लोथ बियर रेस्क्यू सेंटर भी स्थित है, जहां नाचने वाले भालुओं को बचाकर रखा जाता है। महान हिंदी कवि सूरदास जी ने अपनी कालजी रचना भक्ति काव्य की रचना इसी क्षेत्र में की थी, इसलिए इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। ये त्सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख के बारे में है। इसे दिसंबर 2020 में रामसर साइट का दर्जा मिला और यह लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में समुद्र तल से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस कॉम्प्लेक्स में 2 मुख्य जल निकाय हैं, एक खारे पानी की झील त्सोकर और दूसरी मीठे पानी की झील स्टार्टसापुक त्सो। इसे सफ़ेद झील भी कहा जाता है क्योंकि इसके किनारों पर वाष्पीकरण के कारण नमक की सफ़ेद परत जम जाती है। यह ब्लैक नेक्ड क्रेन काली गर्दन वाला सारस के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन स्थलों में से एक है। ये वाधवाना वेटलैंड गुजरात के बारे में है। इसे अगस्त 2021 में रामसर सूची में शामिल किया गया और यह वडोदरा जिले में स्थित एक सदी पुराना मानव निर्मित जलाशय है। इसका निर्माण 1909-10 में बड़ौदा के तत्कालीन राजा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने सिंचाई के उद्देश्य से करवाया था। यह अर्धशुष्क सेमी एरिड कृषि क्षेत्र में स्थित है और यहाँ सर्दियों में 80 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। यह इको टूरिज्म का एक बेहतरीन केंद्र है जहाँ पक्षी प्रेमियों के लिए विशेष वॉच टावर बनाए गए हैं। ये थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के बारे में है। इसे भी अगस्त 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया और यह अहमदाबाद के पास मेहसाणा जिले में स्थित है। यह मूल रूप से एक सिंचाई टैंक है जिसे 1912 में बनाया गया था, लेकिन अब यह एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य बन चुका है। यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है और यहाँ फ्लेमिंगो और सारस क्रेन दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला पक्षी बहुतायत में पाए जाते हैं। यहाँ उथले पानी की वजह से यह जलीय पौधों और छोटे जीवों के लिए एक आदर्श आवास है। ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के बारे में है।
गुरुग्राम गुड़गांव में स्थित इस पार्क को अगस्त 2021 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया और यह दिल्ली एनसीआर के पक्षी प्रेमियों का पसंदीदा स्थल है। प्रसिद्ध ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी पीटर जैक्सन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसे संरक्षित करने के लिए राजी किया था। यहाँ स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें साइबेरियन क्रेन भी कभी कभार देखे जाते थे। यह पार्क खारे भूजल वाले क्षेत्र में मीठे पानी के पुनर्भरण रिचार्ज का काम करता है। ये भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के बारे में है। इसे अगस्त 2021 में रामसर साइट बनाया गया और यह हरियाणा का सबसे बड़ा मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। यह झज्जर जिले में स्थित है और साहिबी नदी के मार्ग में बनाए गए एक बैराज का हिस्सा है। यह क्षेत्र विशेष रूप से मिस्र के गिद्ध, इजिप्शियन वल्चर और स्टेपी ईगल जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है। यह वेटलैंड आसपास के कृषि क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने और भूजल स्तर को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश के बारे में है। इसे दिसंबर 2021 में रामसर सूची में जोड़ा गया और यह बिजनौर जिले में गंगा और सोलानी नदी के संगम पर स्थित है। यह मध्य गंगा बैराज का हिस्सा है और हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के भीतर आता है। यहाँ स्वैम्प डियर बारहसिंघा का एक बड़ा झुंड रहता है और यह गंगा डॉल्फिन का भी निवास स्थान है। यह पूरी तरह से मानव निर्मित झील है जो 1984 में बैराज निर्माण के बाद बनी थी और अब जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। ये खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात के बारे में है। इसे फरवरी 2022 विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर रामसर साइट घोषित किया गया और यह जामनगर के पास कच्छ की खाड़ी में स्थित है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ मीठे पानी की झीलें और खारे पानी के तटीय क्षेत्र कोस्टल वेटलैंड्स एक साथ मौजूद हैं। यह एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसे आज़ादी से पहले बांध बनाकर समुद्र के पानी को रोकने और मीठे पानी को बचाने के लिए तैयार किया गया था। यहाँ डालमेटियन पेलिकन और इंडियन स्किमर जैसे दुर्लभ पक्षी देखे जाते हैं। ये बखरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के बारे में है। इसे फरवरी 2022 में रामसर साइट का दर्जा मिला और यह संत कबीर नगर जिले में स्थित उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ वाली आर्द्रभूमि है। स्थानीय लोग इसे बखरा ताल कहते हैं और यह अपनी ऐतिहासिक और कृषि महत्व के लिए जाना जाता है। यह पर्पल स्वैम्पहेन एक सुंदर बैंगनी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जिसके नाम पर स्थानीय भाषा में इसे सरह भी कहा जाता है। यह वेटलैंड आसपास के गांवों की आजीविका का स्रोत है, जहां वे मछली पकड़ने और जलीय कृषि एक्वाकल्चर का काम करते हैं। ये करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बारे में है। जुलाई 2022 में घोषित यह रामसर साइट कांचीपुरम जिले में स्थित है और चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर दूर है। यह 2 वर्षा आधारित रेन फेड सिंचाई टैंकों से मिलकर बना है जो पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। यहाँ ओरिएंटल डाटर और कॉर्मोरेंट जैसे पक्षी बबूल के पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं। भले ही यह आकार में छोटा है, लेकिन जैव विविधता के मामले में यह वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य के समान ही समृद्ध है। ये पल्लेकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु के बारे में है। इसे जुलाई 2022 में रामसर सूची में शामिल किया गया और यह चेन्नई शहर के बीचों बीच स्थित एक महत्वपूर्ण शहरी वेटलैंड है। यह दक्षिण भारत के बचे हुए कुछ अंतिम प्राकृतिक आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है जो तेजी से हो रहे शहरीकरण से घिरा हुआ है। यह वेटलैंड चेन्नई शहर के लिए बाढ़ नियंत्रक फ्लड रेगुलेटर का काम करता है और करोड़ों लीटर बारिश का पानी सोख लेता है। यहाँ रसेल वाइपर जैसे साम और कई दुर्लभ जलीय पौधे पाए जाते हैं। ये पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु के बारे में है। यह जुलाई 2022 में रामसर साइट बना और यह कुड्डालोर जिले में वेलार और कोलेरू नदियों के मुहाने पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है जो अपनी अनूठी नहरों और जलमार्गों के जाल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 1000 से अधिक छोटे छोटे द्वीप हैं जो घने मैंग्रोव पेड़ों से ढके हुए हैं जो सुनामी जैसी आपदाओं से तट की रक्षा करते हैं। यहाँ के पानी में ऑक्सीजन का स्तर अधिक होने के कारण मछली और झींगा उत्पादन बहुत अच्छा होता है। ये पाला वेटलैंड मिजोरम के बारे में है। यह जुलाई 2022 में घोषित मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक वेटलैंड है, जिसे स्थानीय भाषा में पाला टिपो या पालक दिल कहा जाता है।
यह इंडो बर्मा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है और यह घने उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जंगलों से घिरा हुआ है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह झील एक प्राचीन गांव के डूबने से बनी थी, इसलिए इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। यहाँ सांभर हिरण और हुलॉक गिब्बन भारत का एकमात्र वानर पाए जाते हैं। ये साख्य सागर मध्य प्रदेश के बारे में है। इसे जुलाई 2022 में रामसर साइट का दर्जा मिला और यह शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। यह एक मानव निर्मित झील है जिसे 1918 में मनिहार नदी पर बनाया गया था ताकि ग्वालियर के शाही परिवार के लिए ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल बन सके। इस झील के किनारे ऐतिहासिक जॉर्ज कैसल स्थित है और यहाँ मगरमच्छों मार्श क्रोकोडाइल की अच्छी आबादी है। यह वेटलैंड बाघ और तेंदुए जैसे बड़े शिकारियों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। ये सतकोसिया गार्ज ओडिशा के बारे में है। इसे अगस्त 2022 में रामसर सूची में जोड़ा गया और यह महानदी नदी द्वारा बनाए गए एक विशाल गार्ज खड्ड में स्थित है। यह स्थान विशेष रूप से घड़ियाल और मगर दोनों प्रकार के मगरमच्छों के सह अस्तित्व के लिए जाना जाता है। यह सतकोसिया टाइगर रिजर्व का हिस्सा है और यहाँ पूर्वी घाट और दक्कन प्रायद्वीप के पारिस्थितिक तंत्र मिलते हैं। यहाँ की गहरी घाटियाँ और नदी का पारिस्थितिकी तंत्र जलीय जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये नंदा झील गोवा के बारे में है। यह अगस्त 2022 में घोषित गोवा राज्य की पहली रामसर साइट है जो दक्षिण गोवा के करचोरम में स्थित है। यह जुआरी नदी की एक सहायक नदी से जुड़ी हुई है और यह मीठे पानी का एक बड़ा भंडार है। यहाँ ब्लैक एचिएडी आइबिस और किंगफिशर जैसी पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। स्थानीय किसान इस झील के पानी का उपयोग धान की खेती पैडी फील्ड्स के लिए करते हैं। ये रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक के बारे में है। इसे अगस्त 2022 में रामसर साइट बनाया गया और यह कावेरी नदी के तट पर स्थित 6 छोटे द्वीपों आइसलैंड्स का समूह है। यह कर्नाटक का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है जहां नदी के बीच में मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। ऐतिहासिक रूप से मैसूर के शासक हैदर अली ने नदी पर एक तटबंध बनवाया था जिससे इन द्वीपों का निर्माण हुआ। यहाँ पक्षी नाव की सवारी बोट सफारी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। ये सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश के बारे में है। इसे अगस्त 2022 में रामसर साइट का दर्जा मिला और यह इंदौर शहर के पास स्थित एक ऐतिहासिक मानव निर्मित जलाशय है। इसका निर्माण 20वीं सदी की शुरुआत में होलकर राजवंश के शासकों ने शहर की पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करवाया था। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS ने इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र IBA के रूप में भी मान्यता दी है। यह शहरीकरण के बीच प्रकृति संरक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षी रहते हैं। ये कूथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बारे में है। इसे अगस्त 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया और यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। यह दक्षिण भारत में जल पक्षियों के प्रजनन का सबसे बड़ा रिजर्व माना जाता है जहां दूर दूर से पक्षी आते हैं। स्थानीय ग्रामीण इस अभयारण्य को बहुत पवित्र मानते हैं और दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ते ताकि पक्षियों को परेशानी न हो। यहाँ पेंटेड स्टॉक और स्पॉट बिल्ड पेलिकन जैसी प्रजातियां घोंसले बनाने के लिए आती हैं। ये मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के बारे में है। यह अगस्त 2022 में रामसर साइट बना और यह दक्षिण पूर्व एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और अपनी प्रवाल भित्तियों, कोरल रीफ्स और समुद्री घास के लिए प्रसिद्ध है। यह लुप्तप्राय समुद्री स्तनधारी जीव डुगोंग समुद्री गाय का भारत में सबसे प्रमुख निवास स्थान है। यहाँ समुद्री कछुओं की कई प्रजातियाँ और डॉल्फिन भी पाई जाती हैं जो इसे जैव विविधता का खजाना बनाती हैं। ये वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के बारे में है। यह कन्याकुमारी जिले में स्थित एक मानव निर्मित अंतर्देशीय इनलैंड वेटलैंड है जिसे अगस्त 2022 में यह दर्जा मिला। यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी सिरा है और पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास है। यह क्षेत्र सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही यह क्षेत्र के भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ गारगनी और नॉर्दर्न पीटेल जैसे प्रवासी बत्तख सर्दियों में देखे जाते हैं। ये वेलोट पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बारे में हैं। इसे अगस्त 2022 में रामसर सूची में जोड़ा गया
और यह एरोड जिले में स्थित एक बड़ा जलाशय है। यह पक्षियों के लिए भोजन का एक बड़ा स्रोत है, क्योंकि यहाँ की झील में मछलियों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इसे स्पॉट बिल्ड पेलिकन के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर्यटकों के लिए वॉच टावर और इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। ये वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बारे में है। यह भारत के सबसे पुराने पक्षी अभयारण्यों में से एक है, जिसे अगस्त 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया। स्थानीय लोग पिछले 300 वर्षों से इस क्षेत्र का संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि पक्षियों की बीट गुआनो खेती के लिए अच्छी खाद मानी जाती है। यह चेंगलपट्टू जिले में स्थित है और यहाँ बबूल के पेड़ों पर हजारों पक्षी घोंसले बनाते हैं। यह मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण रिश्ते का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। ये उदयमार्तंडपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बारे में है। इसे अगस्त 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया और यह तिरूरूर जिले में स्थित है। यह मेट्टूर बांध से पानी प्राप्त करता है और गर्मियों में अक्सर सूख जाता है, लेकिन मानसून में जैव विविधता से भर जाता है। यहाँ ओरिएंटल डार्टर और ब्लैक एचईडी आइबिस जैसे पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। यह कावेरी डेल्टा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये तम्पारा झील ओडिशा के बारे में है। यह ओडिशा के गंजम जिले में स्थित एक मीठे पानी की झील है, जिसे अगस्त 2022 में रामसर सूची में शामिल किया गया। स्थानीय भाषा में तंप का अर्थ है बाढ़ का पानी और परा का अर्थ है अवसाद डिप्रेशन, जिससे इसका नाम पड़ा। यह ऋषिकुल्या नदी के बाढ़ के पानी से बनी है और अब एक स्वतंत्र पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ कॉमन पोचार्ड और रिवर टर्न जैसे पक्षी पाए जाते हैं। ये हीराकुंड जलाशय ओडिशा के बारे में है। इसे अगस्त 2022 में रामसर साइट बनाया गया और यह महानदी नदी पर बना भारत का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध अर्दन डैम है। यह संबलपुर जिले में स्थित है और इसे आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक के रूप में बनाया गया था। यह जलाशय विशाल है और इसमें 20 से अधिक प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं, जो स्थानीय मछुआरों की आजीविका है। यहाँ सर्दियों में लगभग 1 लाख प्रवासी पक्षी आते हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण बर्डिंग साइट बनाते हैं। यह सुपा झील ओडिशा के बारे में है। यह ओडिशा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कटक जिले में स्थित है और अगस्त 2022 में रामसर साइट बनी। यह महानदी नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक ऑक्सबो झील गोखुर झील है, जिसका आकार घोड़े की नाल जैसा है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और इसके पास ही सारंडागढ़ का ऐतिहासिक किला स्थित है। यहाँ 3 लुप्तप्राय पक्षी प्रजातियां रैमन फिलाय, स्टर्न एक्यूटिकाउडा और स्टर्न ऑरंटिया पाई जाती हैं। ये यशवंत सागर मध्य प्रदेश के बारे में हैं। इंदौर जिले में स्थित इस जलाशय को अगस्त 2022 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। यह गंभीर नदी पर बनाया गया है और यह इंदौर शहर के लिए पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। यह मध्य भारत में सारस क्रेन SARUSCRNE का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निवास स्थान है। यह मालवा क्षेत्र का एक प्रमुख बर्ड वाचिंग स्पॉट है, जहां प्रकृति प्रेमी अक्सर आते हैं। ये चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बारे में है। इसे अगस्त 2022 में रामसर सूची में शामिल किया गया और यह रामनाथपुरम जिले में स्थित है। स्थानीय रूप से इसे चित्रांगुडी कनमी कहा जाता है और यह एक वर्षा आधारित वेटलैंड है। यहाँ स्पॉट बिल्ड पेलिकन और लिटिल एग्रेट प्रजनन के लिए आते हैं। यहाँ पाए जाने वाले बबूल के पेड़ पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए आदर्श स्थान प्रदान करते हैं। ये सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के बारे में है। यह कन्याकुमारी जिले में स्थित है और इसे अगस्त 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया। यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है, इसलिए प्रवासी पक्षियों के लिए यह अंतिम विश्राम स्थल है। इसे इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया IBA के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यहाँ की वनस्पतियाँ दुर्लभ हैं और यहाँ तांबे की प्लेट वाले शिलालेख पाए गए हैं, जो 9वीं शताब्दी के हैं। ये वड़वूर पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बारे में है। तिरूवरूर जिले में स्थित इस मानव निर्मित जलाशय को अगस्त 2022 में रामसर साइट बनाया गया। इसे तंजावुर के मराठा राजाओं द्वारा सिंचाई टैंक के रूप में विकसित किया गया था। यहाँ सर्दियों में 40,000 से अधिक जल पक्षी आते हैं, जिनमें यूरेशियन विजन और नॉर्दर्न शॉवेलर शामिल हैं।
स्थानीय किसान इस झील के पानी का उपयोग कृषि के लिए करते हैं, जो एक बहुउद्देशीय वेटलैंड का उदाहरण है। ये कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बारे में है। यह रामनाथपुरम जिले में स्थित है और इसे अगस्त 2022 में रामसर साइट का दर्जा मिला। यह बबूल के पेड़ों के लिए जाना जाता है, जहां प्रवासी बगुले एचईआरओएनएस घोंसले बनाते हैं। इसे स्थानीय समुदाय द्वारा संरक्षित किया जाता है और यह एक सामुदायिक रिजर्व जैसा है। यह क्षेत्र सूखे के दौरान भी पक्षियों के लिए आश्रय प्रदान करता है। ये ठाणे क्रीक महाराष्ट्र के बारे में है। मुंबई के पास स्थित इस समुद्री खाड़ी को अगस्त 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया, जो फ्लेमिंगो सिटी के नाम से मशहूर है। यह मैंग्रोव जंगलों से घिरा हुआ है, जो मुंबई को बाढ़ और तूफान से बचाने में ढाल का काम करते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लेसर और ग्रेटर फ्लेमिंगो राजहंस अपनी गुलाबी आभा बिखेरते हैं। यह शहरीकरण के दबाव के बीच जैव विविधता के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये हाईगम वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू और कश्मीर के बारे में है। यह बारामूला जिले में झेलम नदी के बाढ़ के मैदान में स्थित है और अगस्त 2022 में रामसर साइट बना। यह वुलर झील को पानी देने वाले प्रमुख स्रोतों में से एक है और बाढ़ नियंत्रण में मदद करता है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो मध्य एशिया से भारत आते हैं। स्थानीय लोग यहाँ से मछली पकड़ने और नरकुल आरईडीएस इकट्ठा करने का काम करते हैं। ये शालबुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू और कश्मीर के बारे में है। श्रीनगर के पास गादरबल जिले में स्थित इस वेटलैंड को अगस्त 2022 में रामसर सूची में जोड़ा गया। यह एक मौसमी सीजनल वेटलैंड है, जो सिंध नदी के पानी और बारिश से भरता है। यहाँ गर्मियों में पानी सूख जाने पर जमीन का इस्तेमाल खेती और चारागाह के लिए किया जाता है। यहाँ येलो वाटर लैपविंग और वाइट क्रेस्टेड वाटर हेन जैसे पक्षी देखे जाते हैं। ये रंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक के बारे में है। इसे जनवरी 2024 में रामसर साइट का दर्जा मिला और यह कर्नाटक का पहला बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। यह एक मानव निर्मित ग्राम सिंचाई टैंक है, जो विजयनगर जिले में स्थित है। यहाँ बबूल और पोंगामिया के पेड़ हैं, जहाँ पेंटेड स्टॉक जैसे पक्षी घोंसले बनाते हैं। यह तुंगभद्रा नदी के पास स्थित है और जैव विविधता से बहुत समृद्ध है। ये अघनाशिनी एस्चुअरी कर्नाटक के बारे में है। यह जनवरी 2024 में रामसर साइट बनी और यह पश्चिमी तट पर स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुहाना एस्चुअरी है। यहाँ अघनाशिनी नदी अरब सागर में मिलती है, जिससे खारे और मीठे पानी का एक अनूठा मिश्रण बनता है। यह पारंपरिक मछली पालन और गजनी नामक चावल की खेती, जो खारे पानी प्रतिरोधी है, के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सीप, एमोलेल्यूएसियस और केकड़ों की खेती से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। ये मगदी-केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक के बारे में है। गदग जिले में स्थित इस जलाशय को जनवरी 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया। यह बार हेडेड गीज BRHEADDGSE के लिए दक्षिण भारत के सबसे बड़े शीतकालीन आवासों में से एक है। यह एक वर्षा आधारित वेटलैंड है और इसका पानी कृषि के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन खारापन होने के कारण यह पीने योग्य नहीं है। यह क्षेत्र पक्षी विज्ञानियों के लिए शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। ये कराईवेटी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बारे में है। इसे जनवरी 2024 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया और यह अरियालूर जिले में स्थित है। यह तमिलनाडु के सबसे बड़े अंतर्देशीय टैंकों में से एक है और ऐतिहासिक रूप से चोल राजाओं द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। यह क्षेत्र कृषि के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और भूजल पुनर्भरण में मदद करता है। यहाँ लगभग 200 प्रजातियों के पक्षी दर्ज किए गए हैं, जो इसे एक हॉटस्पॉट बनाते हैं। ये लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु के बारे में है। यह नीलगिरी जिले में स्थित है और इसे जनवरी 2024 में रामसर साइट घोषित किया गया। यह एक शोला वन है, जो दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक विशिष्ट उष्णकटिबंधीय जंगल है। यह वेटलैंड कोटागिरी शहर के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है और एक महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र कैचमेंट एरिया है। यहाँ ब्लैक चिनट, नीलगिरी लाफिंग अत्रश और नीलगिरी फ्लाईकैचर जैसे स्थानिक एंडेमिक पक्षी पाए जाते हैं। ये नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बारे में है। इसे अगस्त 2024 में रामसर साइट घोषित किया गया और यह तिरुपुर जिले में स्थित है। इसे सरकार पेरियाप्लियन जलाशय के नाम से भी जाना जाता है
और यह नोयाल नदी बेसिन का हिस्सा है। यह बत्तखों और वेडर पक्षियों के लिए एक आदर्श आवास है। स्थानीय समुदाय के प्रयासों से इसे संरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला, जो जन भागीदारी का उदाहरण है। ये काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बारे में है। यह अगस्त 2024 में रामसर साइट बना और यह विल्लुपुरम जिले में कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील ब्रैकिश वाटर लेक है। यह बंगाल की खाड़ी से एक संकरी खाड़ी क्रीक के माध्यम से जुड़ा हुआ है। यह मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये तवा जलाशय मध्य प्रदेश के बारे में है। इसे अगस्त 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया और यह नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सीमा पर स्थित है। यह तवा नदी पर बना एक विशाल जलाशय है जो सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यह मगरमच्छों और कछुओं के लिए एक सुरक्षित आवास है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह मध्य प्रदेश का 5वां रामसर स्थल है। ये उद्वा झील पक्षी अभयारण्य झारखंड के बारे में है। इसे जनवरी 2025 में रामसर साइट घोषित किया गया और यह झारखंड राज्य का पहला और एकमात्र रामसर स्थल है। यह साहिबगंज जिले में गंगा नदी के पास स्थित है और 2 झीलों पटौरा और बरहले से मिलकर बना है। यह गंगा नदी डॉल्फिन और प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इतिहासकार इसे महाभारत काल से जोड़ते हैं, जिसका पुराना नाम उद्वा नाला था। ये गोकुल जलाशय बिहार के बारे में है। मई 2025 में इसे बिहार के नए रामसर स्थल के रूप में मान्यता मिली। यह बक्सर के पास स्थित है और गंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है। यह प्रवासी पक्षियों के साथ साथ स्थानीय जलीय जीवों के लिए प्रजनन का स्थान है। इसे इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये उदयपुर झील बिहार के बारे में है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है और मई 2025 में रामसर साइट बनी। ध्यान दें, यह राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है। यह गंडक नदी की एक ऑक्सबो झील गोखुर झील है जो सरैया मान के नाम से भी जानी जाती है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास होने के कारण इसका पारिस्थितिक महत्व बहुत अधिक है। यहाँ जलकुंभी को हटाकर झील को पुनर्जीवित करने का काम किया गया है। ये गोगाबिल झील बिहार के बारे में है। कटिहार जिले में स्थित इस झील को मई 2025 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व था जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। यह महानंदा और कनखर नदियों के बाढ़ के पानी से बनती है। यहाँ लेसर एडजुटेंट स्टॉक गरुड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। ये कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ के बारे में है। अगस्त 2025 में यह छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल बना जो बिलासपुर जिले में स्थित है। यह मानव निर्मित जलाशय है, लेकिन अब यह जैव विविधता का केंद्र बन चुका है। यहाँ सर्दियों में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। यह क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई का मुख्य स्रोत भी है। ये सिलीसेयर झील राजस्थान के बारे में है। इसे वर्ष 2025 के अंत में रामसर साइट घोषित किया गया और यह अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच स्थित है। इसका निर्माण 1845 में महाराजा विनय सिंह ने करवाया था और यहाँ एक शाही महल लेक पैलेस भी है। यह सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है और यहाँ मगरमच्छों की आबादी अच्छी है। यह झील रूपारेल नदी की सहायक धाराओं से भरती है। ये खींचन पक्षी अभयारण्य राजस्थान के बारे में है। जोधपुर जिले के फलोदी में स्थित इस क्षेत्र को 2025 में रामसर टैग मिला। यह डेमोसेल क्रेन कुर्जा पक्षी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहाँ हर साल हजारों क्रेन आते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग और जैन समुदाय इन पक्षियों को प्रतिदिन दाना चुग्गा डालते हैं, जो दुनिया का अनूठा उदाहरण है। यह प्राकृतिक नहीं बल्कि एक मानवीय प्रयासों से बना पारिस्थितिकी तंत्र है। ये मेनार वेटलैंड राजस्थान के बारे में है। उदयपुर जिले में स्थित इसे बर्ड विलेज कहा जाता है और 2025 में यह रामसर साइट बना। यहाँ की 2 झीलें ब्रह्मा और धंध प्रवासी पक्षियों का घर हैं। यहाँ के ग्रामीण दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़ते ताकि पक्षियों को नुकसान न हो। यह ग्रेटर फ्लेमिंगो और बार हेडेड गीज के लिए प्रसिद्ध है। ये खेचियोपाली झील सिक्किम के बारे में है। फरवरी 2025 में यह सिक्किम की एक नई रामसर साइट बनी। इसे इच्छा पूरी करने वाली झील WISHFULFILLINGLA की माना जाता है
और यह बौद्ध और हिंदुओं दोनों के लिए पवित्र है। किंवदंती है कि अगर झील पर एक भी पत्ता गिरता है तो पक्षी उसे तुरंत उठा ले जाते हैं, जिससे पानी हमेशा साफ रहता है। यह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। ये सकरकोट्टी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बारे में है। यह रामनाथपुरम जिले में स्थित है और 2025 में रामसर सूची में शामिल हुआ। यह एक टैंक है जो सिंचाई के साथ साथ पक्षियों के लिए आश्रय का काम करता है। यहाँ बबूल के पेड़ पानी के बीच में हैं, जो पक्षियों के घोंसलों के लिए सुरक्षित जगह हैं। यह क्षेत्र जल संरक्षण का एक बेहतरीन मॉडल है। यह थेरथांगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के बारे में है। यह भी रामनाथपुरम जिले में है और 2025 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला। यह आकार में छोटा है लेकिन पक्षियों की विविधता में बहुत समृद्ध है। यहाँ स्थानीय लोग पक्षियों की रक्षा अपनी फसलों के रक्षक के रूप में करते हैं क्योंकि वे कीटों को खाते हैं। यह तमिलनाडु में रामसर स्थलों की बढ़ती संख्या जो अब 20 से अधिक है में एक और कड़ी है।